हिंदुस्तान का चेहरा बदल रहा है। मोदी सरकार ने आरएसएस के मेंबर्स की तादाद में इतना इजाफा किया है कि चंद माह के अंदर 18 करोड़ से ज़्यादा आरएसएस के मेंबर हो गए और मोदी कहता है कि 50 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी और आरएसएस के मेंबर्स की तादाद की जाएगी। उन्हें तलवारों के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बताया जा रहा है, उन्हें डंडों के इस्तेमाल का तरीक़ाकार बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है और मुसलमानों की नस्लकुशी, ईसाइयों की नस्लकुशी, सिखों की नस्लकुशी और निचली ज़ात के हिंदुओं की नस्लकुशी का एक पूरा मरबूत मंसूबा मोदी ने बनाया है। जिस तरह हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से मोदी हिंदुस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की अलामत बनते जा रहे हैं और जिस तरह से तकरीबन तमाम ही सूबों के अंदर उनके खिलाफ एक सख्त किस्म का रवैया है, अलहदगी की तहरीकें जो हैं वो तेज़ी पकड़ रही हैं। कश्मीर के बाद मुख्तलिफ सूबों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन साथ ही आरएसएस के बड़े बड़े मैदानों के अंदर तरबियती कैंप लगे हुए हैं। वहाँ तलवारों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो सिखाया जा रहा है, डंडों से किस तरह से मारना पीटना है वो सिखाया जा रहा है। इस वक्त बताया जाता है कि 18 करोड़ के लगभग आरएसएस के मेंबर्स को तैयार कर लिया गया है। मोदी करना क्या चाह रहे हैं इंडिया के साथ और पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की सूरत में जो आवाज़ उठा रहा है सारी दुनिया में, वो पहुंच रही है। अमेरिका के अंदर गुफ्तगू हो रही है, अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। मुस्लिम ममालिक खामोश हैं लेकिन दुनिया जाग रही है, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान किस तरह ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ जो हिंदुस्तान में हो रही है, कश्मीर में तो नस्लकुशी हो रही है, लेकिन मोदी किस तरह से और इस सारे सिनेरियो को आगे ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर चीमा साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। मैं उन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। चीमा साहब, ये मोदी ने जो एक हिंदुस्तान का एक सेकुलर चेहरा था वो तो तहस नहस कर दिया। अब वो आरएसएस के मेंबर्स को तलवारें चलाना, डंडे चलाना सिखा रहे हैं। आज की रिपोर्ट है कि 18 करोड़ से ज़्यादा आरएसएस के मेंबर्स बना दिए गए। 18 करोड़ का मतलब यह है कि दुनिया में तो इतनी आबादी के ममालिक ही बहुत कम हैं और उनकी तादाद बढ़ाने का हदफ रखा है। 50 करोड़ के लगभग आरएसएस के मेंबर्स बनाए जाएंगे जो कत्लेआम करेंगे मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का, निचली ज़ात के हिंदुओं का। ये हिंदुस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? हम कश्मीरी की बात करें या हम हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है उसकी आवाज उठाएं? शुक्रिया फैसल साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये हिंदुस्तान का जो एक अखंड भारत का जो एक यूनियन ऑफ स्टेट की जिस बुनियाद पे वो हिंदुस्तान कायम था आज तक, उसी की इन्होंने खुद ही नफ़ी कर दी है, उसको नीस्त व नाबूद कर दिया। अपने ही फोर फादर्स के जो नज़रियात थे एक सेकुलर हिंदुस्तान के, उसकी उन्होंने जो है जैसा आपने भी कहा कि बिल्कुल उसको तहस नहस कर दिया। और ये तंजीम जो आरएसएस है ये इंतहा पसंद हिंदुओं की एक जो सोच की अक्कासी करती है जो पाकिस्तान बनने से 1947 से पहले भी वजूद में थी। लेकिन ये वो लोग हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि जिन्होंने, जैसा आपने भी कहा कि अभी एक करोड़ों की तादाद में जो है इनकी मेंबरशिप जो बढ़ाई गई है, तो ये सारा वो माइंड सेट है एक इंतहा पसंदी का, जिसको हम जो है फाशिज्म भी कहते हैं, हिंदू रेसिज्म, हिंदू सुप्रीमेसी, जिसको रिलेट किया गया अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसी की रिफ्लेक्शन है जो हिटलर का जो नाजीज़म का जो एजेंडा था कि किस तरीके से बेदर्दी से ना सिर्फ जो है कश्मीर के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमान और बाकी दीगर जो अक़लियतें उनको निशाना बनाया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो पूरा जो एक गलबा जो है वो हिंदू इंतहा पसंद फोर्सेस का हो जाए। और जो मैं समझता हूँ ऐसे सिनेरियो के अंदर देखें 70 साल से ये कश्मीर का इशू तो एक मेजर मुतनाज़ा इशू था ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। लेकिन अगर आप इससे थोड़ा पाकिस्तान कुछ पीछे अगर जाएं कि जब सर सैयद अहमद ख़ान ने और बाकी हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने जब दो कौमी नज़रिया की अहमियत जो थी, ये उनकी एक विजनरी होने की एक अलामत है कि ना सिर्फ उस वक्त एक हिंदू इंतहा पसंदों से ख़तरा था नज़र आ रहा था, उनके अज़ाइम जो थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अक़लियतों के ख़िलाफ़, कि जिसके तहत ये फ़ैसला किया गया कि हमारा इस तरह से इकट्ठे रहना मुमकिन नहीं है। और तभी जो है आज आप देख लें कि आज 72 साल के बाद दोबारा से वो दो कौमी नज़रिया जो है उसकी शिद्दत को पहले से ज़्यादा जो है ज़ोर से उसको महसूस किया जा रहा है। और ये सिर्फ कहना
बिल्कुल कि जी सिर्फ कश्मीर के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और खसूसन मुसलमानों का जो कत्लेआम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मज़हब की बुनियाद पे किया जा रहा है। सो इसलिए ये सब अक्कासी करती है उस इंतहा पसंद सोच की जिसकी नुमाइंदगी जो है मोदी जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, अब जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो उस तरह से सामने नहीं आते। हिंदुस्तान ने अपने आप को बहुत मजबूती से, बड़ी प्लानिंग के साथ सारी दुनिया के अंदर एक ठोस अंदाज के अंदर प्लेस किया है। मोदी के पिछले 5 साल और ये जो साल है इनका, उन्होंने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के अंदर अपने आप को बड़ा मजबूत किया है, उनकी इकॉनमी के अंदर रोल प्ले किया है। उन्होंने यूरोप के अंदर, उन्होंने अमेरिका के अंदर इतना ज़्यादा अपने आप को मजबूत किया कि कोई भी मुल्क उनके खिलाफ फ़ौरन आने से डरता है। दूसरी जानिब मजालिम सारे हैं, पाकिस्तान का नुक्ता नज़र लोग सुन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ खुलकर सामने नहीं आ रहे। ये माजी की हुकूमतों ने जो रोल प्ले किया है कश्मीर के हवाले से, कश्मीर को एक डस्टबिन में डाल दिया, इस मसले को उठाने को तैयार ही नहीं थे। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा, मोदी उनके घर पर आ रहे थे, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनके घर पर आ रहे थे, बगैर वीज़ों के आ रहे थे, और इस्लामी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं थे। वज़ीर ख़ारजा नहीं था, हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब उतने एक्टिव नहीं थे, उससे पहले की हुकूमतों के अंदर भी ये रहा। अब ये सारा बोझ जो है, जैसे इकोनॉमिक बोझ इस हुकूमत पे पड़ा हुआ है, इस तरह से फॉरेन अफेयर्स का बोझ भी, पाकिस्तान का परसेप्शन, पाकिस्तान की पॉलिसीज का बोझ भी इस हुकूमत पे। ये कैसे ठीक करेंगे? किस सिमत पे पीटीआई मूव कर रही है? फैजल साहब, इस हुकूमत को काफ़ी डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस का सामना ज़रूर है। और इसमें अगर आप देखें, जैसे आपने भी खुद भी कहा कि जब हम इनका मौजना करें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों की पॉलिसीज़ का, तो उसमें बड़ा एक वाज़ेह जो फ़र्क नज़र आता है कि हमारे यहाँ जो लीडरशिप थी उसके अंदर फुकदान रहा है हमेशा नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, नेशनलिज्म का। जो भी आया उसने अपनी ज़ाती जो है इंटरेस्ट को ज़्यादा तरजीह दी, या डेफिनेटली सक्सेसिव गवर्नमेंट की ये फेल्ड पॉलिसीज़ रही हैं कि पाकिस्तान उतना एग्रेसिवली उस तरह से ना ही अपने जो है डिप्लोमेटिक लेवल्स के ऊपर अपनी जो है परसेप्शन थी बिल्ड कर सका, ना ही इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो है इकनॉमिक कोई ऐसी जो है पॉलिसीज़ लेके आए कि जिसकी वजह से मौसर अंदाज में दुनिया के सामने रखा जा रहा है, बजाय इसके कि हुक्मरान जो हैं वो अपने ज़ाती इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते रहें और एक कॉम्प्रोमाइज़ से एक जो है एक फेस लेके आगे चलें। उसकी मिसाल आपके सामने कि अभी पुलवामा के बाद जब OIC का इजलास हुआ तो वहाँ पे भी पहली दफ़ा इस चीज़ को रिकग्नाइज़ किया गया कि हिंदुस्तान जो है डायरेक्ट स्टेट टेररिज्म कर रहा है और जारियत कर रहा है हिंदुस्तान कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अंदर। इसी तरीके से अभी हालिया यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था उसके अंदर जिस तरह से कश्मीर के मसले को उजागर किया गया 50 साल के बाद, तो उससे डेफिनेटली हमें कुछ उसमें बेहतरी तो आई है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, देखें ऑप्शन इस वक्त जो इस मसले को उजागर करने के हवाले से डेफिनेटली गवर्नमेंट ने जो एक जो मल्टी प्रोंग जो स्ट्रेटजी बनाई है कि एक तरफ जहां हमें पाकिस्तान का इमेज बेहतर करना है, वहीं पे इस मसले को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ जो है सरबराहान मुमलिकत से भी रब्ता हो रहा है, मुख्तलिफ और तंजीमों से भी रब्ता हो रहा है। हर पॉसिबल जो फोरम है वहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है और उसके नताइज इसी मौजू पर मैं आपसे बात भी